बस हो गया शौक पूरा या अभी भी मेरा मुकाबला करना चाहती हो? एसीपी हेमंत सिंह की भारी जूतों की आवाज थमी और वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके स्वर में बर्फ जैसी ठंडक और ताने का जहर घुला हुआ था। आराध्या जो जमीन पर टूट कर पड़ी थी, उसने बहुत मुश्किल से सिर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर चोट के नीले निशान थे और आंखों में गहरा डर और बेबसी भरी हुई थी। वह उसे ऐसे नफरत से देख रही थी जैसे अपनी नजरों से इस आदमी का अस्तित्व मिटा देना चाहती हो। हेमंत सिंह ने उसकी नजरों का मतलब समझ लिया। उसके होठों पर कठोर मुस्कान आ गई। उसने उंगली से आराध्या की ठोड़ी ऊपर उठाई और दबाव डालते हुए बोला, ऐसे मत देखो मेरी जान, सच कहूं तो तुमसे नफरत और बढ़ जाती है। जानती हो ना मुझे तुमसे कितनी नफरत है। आराध्या ने झटके से अपना चेहरा उसकी पकड़ से छुड़वा लिया। ये अन्याय है हेमंत सिंह, तुम एक निर्दोष पर अत्याचार कर रहे हो। एक दिन पछताओगे। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। हेमंत सिंह हंस पड़ा। वह ऐसी हंसी थी जिसमें केवल बदले की आग थी। वह धीरे से उठ खड़ा हुआ, अपनी वर्दी की आस्तीन ठीक की और मुड़कर चलने लगा। पुलिस थाने की वो ठंडी और अंधेरी कोठरी आराध्या को निगलने के लिए तैयार थी। दरवाजे तक पहुंचकर हेमंत सिंह के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कठोर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, इस लड़के को अभी ले जाओ। आज रात ही मुठभेड़ दिखानी होगी। हमें कल तक फाइल बंद करनी है। आराधा के कानों में जैसे पिघलता हुआ शीशा डाल दिया गया हो। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह समझ गई कि हेमंत किसकी बात कर रहा है। छोटा भाई आदित्य, जो इस दुनिया में उसका एकमात्र सहारा था। वही एक रिश्ता जिसके लिए वह अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकती थी। वह तुरंत उठी और लोहे के सलाखों की तरफ दौड़ गई। तुम पछताओगे एसीपी, मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया। भगवान के लिए मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। वो निर्दोष है हेमंत। वह रोते हुए चिल्ला रही थी और अपने हाथों से सलाखों को पीट रही थी। हेमंत सिंह वापस मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भर गई थी। वह तेजी से सलाखों के पास आया और सलाखों के बीच से आराध्या की कलाई पकड़कर जोर से मोड़ दी। आराध्या के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। निर्दोष? हेमंत गरजा। मेरा भाई भी निर्दोष था आराध्या, जिसे तुमने मुझसे छीन लिया। अब मुझे निर्दोषता का पाठ मत पढ़ाओ। मैंने नहीं मारा उसे। मैं कसम खाती हूँ, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। वह रोते हुए गिड़गिड़ाई, आदित्य को कुछ मत कहना, वह अभी बच्चा है। हेमंत ने उसकी कलाई झटके से छोड़ दी। उसने जेब से सिगरेट निकाली, जलाकर धुआं हवा में उड़ाते हुए भारी आवाज में कहा, एक ही रास्ता है। आराध्या ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसके दिल में उम्मीद की छोटी सी किरण जागी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आदित्य को छोड़ दो। हेमंत की आंखों में अजीब चमक आई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसता देखकर मुस्कुरा रहा हो। अभी इसी वक्त मुझसे शादी करो। आराध्या को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। वह स्तब्ध रह गई। शादी? हाँ, शादी। हेमंत ने सिगरेट का कस लेते हुए उसके चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा भाई अभी आजाद हो जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर इतने मुकदमे डालूंगा कि मौत भी उसे आसान लगेगी। जेल की अंधेरी कोठरी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां तुम्हारा भाई सारी जिंदगी सड़ता रहेगा। फैसला तुम्हारा है, शादी करनी है या जेल की अंधेरी जिंदगी। आराध्या का पूरा शरीर कांपने लगा। ये कैसा सौदा था? वह आदमी जो उससे इतनी नफरत करता था, जो उसे अपने भाई का हत्यारा समझता था, वह उससे शादी क्यों करना चाहता था? ये प्यार नहीं था, बल्कि बदले का भयानक तरीका था। क्यों? आराध्या ने कांपती आवाज में पूछा। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे मार क्यों नहीं देते? हेमंत सलाखों के पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम्हें मार दूं तो खेल खत्म हो जाएगा। आराध्या, मौत तो एक पल का दर्द है। मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी जो मौत से भी ज्यादा कठिन होगी। मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर अपनी आंखों के सामने रखूंगा। हर पल तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है। मैं तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जहां तुम न ठीक से जी सकोगी और न मर सकोगी। तभी बाहर से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर गाड़ी तैयार है आदित्य को ले जाने के लिए। ये आखिरी मौका था। ये आवाज सुनकर आराध्या कांप उठी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी इज्जत, अपना अभिमान, अपने सारे सपने अपने भाई की जिंदगी के लिए त्याग देने का फैसला कर लिया। वह जो उसके सामने झुकने वाली नहीं थी, अब मजबूर हो चुकी थी। मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। हेमंत ने जीत की मुस्कान के साथ इंस्पेक्टर को इशारा किया, दरवाजा खोलो। बाहर पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। चलो। पुलिस थाने के एक छोटे से कमरे में पंडित जी बैठे थे। आराध्या को कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था।
हेमंत सिंह उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया, टांग पर टांग रखकर, जैसे वो किसी अपराधी की सजा तय कर रहा हो। साइन करो। हेमंत ने शादी का कागज उसकी तरफ बढ़ाया। आराध्या के हाथ कांप रहे थे, कलम पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। आंसू कागज पर गिरकर स्याही फैल रहे थे। मेरा भाई, उसने लिखते हुए रुककर पूछा। हेमंत ने फोन निकाला और स्पीकर चालू किया। आदित्य को घर छोड़ाओ, उसने आदेश दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। अब हस्ताक्षर करो, मेरा धोरे खत्म हो रहा है। हेमंत ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। आराध्या ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कांपते हाथों से अपने नाम के हस्ताक्षर कर दिए। उसी पल उसकी आजादी, उसकी खुशियां और उसका जीवन जैसे हमेशा के लिए कैद हो गया। बधाई हो श्रीमती आराध्या सिंह। हेमंत की आवाज में कटु व्यंग भरा था। शादी का कागज समेटते ही हेमंत का व्यवहार अचानक बदल गया। जो आदमी अभी तक केवल कठोर था, अब किसी जंगली इंसान की तरह लग रहा था। उसने आराध्या का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि वह दर्द से चीख उठी। चलो अपनी नई नरक जैसी जिंदगी में। वह उसे लगभग घसीटता हुआ बाहर ले गया, जीप का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी की टायरों ने जोर से आवाज की और वे सड़क पर दौड़ पड़ी। रास्ते भर खामोशी छाई रही। आराध्या मन ही मन भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर के बाद गाड़ी हेमंत सिंह के हवेली जैसी बड़ी कोठी के सामने रुकी, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में थी। हेमंत ने उसे उतरने का मौका भी ना दिया, खुद आकर दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। धीरे से, मुझे चोट लग रही है। आराध्या ने विरोध किया। आदत डाल लो, हेमंत ने उसे सीढ़ियों पर घसीटते हुए कहा। अब ये चोटें ही तुम्हारा गहना है। वह उसे सीधे अपने कमरे में ले गया, दरवाजा पैर से खोलकर आराध्या को अंदर धकेल दिया। वह कालीन पर गिर पड़ी। कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर देखकर उसका दिल रुक गया। वह तस्वीर हेमंत के भाई आरव की थी, जो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा था। हेमंत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपनी बेल्ट खोलकर सोफे पर फेंक दी। उसकी आंखों में अब अजीब सी पागलपन था। स्वागत है घर में। आराध्या पीछे खिसकने लगी। तुमने वादा किया था हेमंत, तुमने कहा था शादी के बाद। हेमंत झुककर उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, मैंने कहा था शादी करो तो तुम्हारा भाई बच जाएगा, और वो बच गया। लेकिन मैंने ये कब कहा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम कागजों पर मेरी पत्नी हो आराध्या, लेकिन इस कमरे में, इस घर में तुम्हारी हैसियत एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं। उसने आराध्या को बालों से पकड़कर खड़ा किया। आज तुम्हारी सुहागरात नहीं, आज से तुम्हारी सजा का पहला दिन शुरू होता है। देखो इस तस्वीर को। उसने जबरदस्ती उसका चेहरा तस्वीर की तरफ घुमा दिया। इसे तुमने मारा है, और अब हर दिन हर रात तुम इस तस्वीर के सामने अपने अपराध का बोझ महसूस करोगी। मैंने कुछ नहीं किया, आराध्या चिल्लाई। झूठ। हेमंत ने उसे धक्का दिया। वह दीवार के कोने से टकराई और उसके माथे से खून बहने लगा। आज से तुम इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि एक काम करने वाली हो। सुबह 5 बजे से रात 5 बजे तक तुम काम करोगी, और अगर तुमने भागने या किसी से संपर्क करने की कोशिश की तो याद रखना, आदित्य अभी सिर्फ घर पहुंचा है, देश से बाहर नहीं गया। मैं उसे किसी भी समय उठा सकता हूँ। खून उसके गाल पर बह रहा था, लेकिन हेमंत के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। वह अलमारी की तरफ गया, वहां से एक सफेद गाड़ी निकाली और आराध्या की तरफ फेंक दी। यही अब तुम्हारा कपड़ा है। आज से तुम रंगीन कपड़े नहीं पहनोगी। एक हत्यारे को सजने संवरने का कोई अधिकार नहीं है। आराध्या ने वह सफेद साड़ी अपनी मुट्ठी में कस ली। अभी कुछ देर पहले हुए शादी के मंत्र उसके कानों में गूंज रहे थे, और उसकी जिंदगी का दूसरा और सबसे बड़ा दुख शुरू हो चुका था। वह जानती थी कि ये केवल शुरुआत है। हेमंत सिंह का पागलपन उसे धीरे धीरे तोड़ देगा, लेकिन उसने भी मन में निश्चय कर लिया था कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी सीमा तक क्यों न जाना पड़े। हेमंत सिंह कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकल गया, और बाहर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अंधेरे कमरे में आराध्या अकेली रह गई। उसके माथे से खून बह रहा था, आंखों से आंसू। 3 महीने पहले का समय। हटो, रास्ते से हट जाओ। ये मेरा भाई है आरव सिंह। आंखें खोलो यार। लखनऊ के नामी अस्पताल सूर्य सिटी हॉस्पिटल की गलियारों में एसीपी हेमंत सिंह की आवाज गूंज रही थी। उसकी वर्दी खून से भीगी हुई थी, लेकिन वह खून उसका नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई आरव सिंह का था, जो स्ट्रेचर पर अधमरी हालत में पड़ा था। अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। बाहर नारे लग रहे थे। एम्बुलेंस के सायरन, मरीजों की चीख पुकार से पूरा अस्पताल भयवा लग रहा था। कोई डॉक्टर है यहाँ? हेमंत सिंह ने इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा डरावना था।
वार्ड लगभग खाली था। वरिष्ठ डॉक्टर गायब थे और कुछ युवा डॉक्टर डरकर एक कोने में खड़े थे या हड़ताल में शामिल होने बाहर जा रहे थे। हेमंत सिंह ने सामने खड़े एक युवा डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली। तुम डॉक्टर हो ना? देखो, इसे सीने में गोली लगी है। इसकी सांस रुक रुक कर चल रही है। तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। वह लड़का बहुत डर गया। सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हड़ताल चल रही है। बड़े डॉक्टरों ने मना किया है। भाड़ में जाए तुम्हारी हड़ताल। हेमंत सिंह गरजा और अपनी पिस्तौल निकालकर मेज पर रख दी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे अस्पताल को कब्र बना दूंगा। मुझे अभी सर्जन चाहिए। अस्पताल का स्टाफ डर गया। वहां खड़ा एक युवा डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर ईशान था, थोड़ा दयालु था। यह शायद हेमंत के गुस्से से डर गया था। वह आगे बढ़ा। नर्स, अंदर ले चलो, मैं देखता हूँ। इसका रक्तचाप बहुत गिर रहा है। हमें तुरंत गोली निकालनी होगी। तभी अंदर के दरवाजे से एक वरिष्ठ नर्स नंदिनी तेजी से बाहर आई। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में कठोरता। रुकिए डॉक्टर ईशान, आपको पता है ऊपर से क्या आदेश है? तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती कोई ऑपरेशन नहीं होगा। हेमंत जो उम्मीद से डॉक्टर ईशान को देख रहा था, नर्स की तरफ लपका। किसका आदेश है? यहाँ यहाँ एक इंसान की जान जा रही है और तुम्हें अपनी मांगों की पड़ी है। किसने रोका है? मुझे नाम बताओ। नर्स नंदिनी एक पल के लिए चुप हो गई। उसे याद आया कुछ देर पहले विभाग प्रमुख के कमरे में क्या बात हुई थी। कुछ देर पहले डॉक्टर आराधना अपने कमरे में आराम से बैठी थी, जबकि बाहर मरीज तड़प रहे थे। उसने नंदिनी से कह दिया था कि कोई भी केस हो, हाथ मत लगाना। डॉक्टरों की यूनियन का चुनाव आने वाला है। हमें सरकार पर दबाव बनाना है। अगर कोई गंभीर मामला आ जाए तो कह देना कि डॉक्टर ने मना किया है और मेरा नाम मत लेना। जो नई लड़की आई है ना, डॉक्टर आराध्या, उसका नाम लगा देना। वह आज छुट्टी पर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर जांच हुई तो सारा दोष उसी पर जाएगा। नर्स नंदिनी अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी हेमंत सिंह उसके सामने खड़ा था। मैं पूछ रहा हूँ, किसने मना किया है? नंदिनी घबरा गई और वही झूठ बोल दिया जो उसे सिखाया गया था। डॉक्टर आराध्या ने मना किया है। वह अभी इंचार्ज है और उन्होंने ऑपरेशन थिएटर की चाबी अपने पास रखी हुई है। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आराध्या, हेमंत सिंह ने ये नाम धीरे से दोहराया, जैसे अपने मन में लिख रहा हो, कहाँ है वे औरत? बुलाओ उसे। वो शायद अपने ऑफिस में है, लेकिन वह नहीं मानेगी। वह बहुत सख्त स्वभाव की है। कहती है पहले वेतन बढ़ेगा फिर मरीज बचेंगे। नर्स ने झूठ में और आग लगा दी। हेमंत ने आरव की तरफ देखा, जिसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और सांसें टूट रही थी। भाई हेमंत, आरव ने मुश्किल से आंखें खोलकर उसे पुकारा। मैं यही हूँ आरव, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आरव की आंखों में आंसू आ गए। हेमंत फिर नर्स की तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक भाई की विनती थी। देखो, इसे बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो चाहोगी दूंगा। बस इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। उस डॉक्टर आराध्या से कहो कि मैं एसीपी हूँ। मैं उसकी हर मांग पूरी करवाने में उसका मदद कर दूंगा। बस मेरे भाई को मत मरने दो। नंदिनी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने डॉक्टर ईशान को चुप रहने का इशारा किया और हेमंत को एक तरफ ले गई। सर, एक रास्ता है। डॉक्टर आराध्या सीधी नहीं मानेगी, लेकिन अगर आप ऑपरेशन फीस के अलावा थोड़ा और दे दें तो शायद मैं उन्हें मना लूं। हेमंत को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। डॉक्टर अब सौदागर बन चुके थे। पैसे हेमंत ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और अपनी महंगी घड़ी उतारकर नर्स के हाथ में रख दी। ये सब रख लो और जितने चाहिए होंगे मैं और दे दूंगा। बस जाकर उस डॉक्टर आराध्या से कहो कि ऑपरेशन करें। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं अनुमति लेकर आती हूँ। नंदिनी सामान लेकर डॉक्टर आराधना के कमरे की तरफ भागी, ताकि उसे बता सके कि मामला संभल गया है और पैसे भी मिल गए हैं। हेमंत वहीं दीवार से टिककर खड़ा हो गया। हर गुजरता पल उसके लिए भारी था। पास के स्ट्रेचर पर एक बूढ़ा आदमी था, जिसे दिल का दौरा पड़ा था, और एक छोटी बच्ची जो आग से जल गई थी। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट। हेमंत बेचैनी से टहलने लगा। तभी मॉनिटर की वो डरावनी सीधी आवाज सुनाई दी, जिसे हर इंसान डरता है। हेमंत पलटकर देखता। डॉक्टर ईशान सिर झुकाए खड़ा था और उसने आरव के ऊपर सफेद चादर डाल दी। हेमंत के कदम भारी हो गए। वह लड़खड़ाते हुए स्ट्रेचर के पास पहुंचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मशीन बंद करो। ये आवाज क्यों कर रही है? ये पागलों की तरह चिल्लाया। आरव, उठो यार, देखो भाई आ गया है। डॉक्टर ईशान ने नम आंखों से कहा, माफ कीजिए सर, बहुत देर हो चुकी है। अगर 15 मिनट पहले ऑपरेशन हो जाता तो शायद बच जाता। हेमंत ने डॉक्टर की कॉलर छोड़ दी और अपने भाई की लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने आरव का ठंडा हाथ पकड़ लिया। अभी कुछ देर पहले ये हाथ गर्म था, इसमें जिंदगी थी।
सिर्फ कुछ पैसों के लिए हेमंत की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। सिर्फ अपनी जिद और पैसों के लिए तुमने मेरे भाई को मार दिया डॉक्टर आराध्या। उसी समय पास वाले स्ट्रेचर से रोने की आवाज आई। वो बूढ़ा आदमी और वे छोटी बच्ची भी मर चुके थे। 3 लोग डॉक्टरों की जिद और लालच की वजह से मर गए थे। नंदिनी जब वापस आई तो ये दृश्य देखकर कांप गई। डॉक्टर ईशान ने गुस्से से कहा, खुश हो अब तुम? 3 लोग मर गए हैं। मिल गई डॉक्टर आराध्या को संतुष्टि। वह भी नर्स के झूठ के कारण असली दोषी आराध्या को ही समझ रहा था। हेमंत धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि खून जैसी लालिमा थी। उसने नंदिनी की तरफ देखा और अपने सिपाही से कहा, इसके मुंह में पैसे भर दो। सिपाही हैरान हो गया। मैंने कहा इसके मुंह में पैसे भर दो, ये डॉक्टर आराध्या की फीस है। पहुंचा देना उसे और कहना कि उसने एसीपी हेमंत सिंह से दुश्मनी मोल ली है। उसने मेरे भाई की जान नहीं ली, बल्कि अपनी बर्बादी लिख ली है। हेमंत जब अस्पताल से निकला तो वह एक टूटा हुआ इंसान था, लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक इंसान जन्म ले चुका था, जिसके दिमाग में केवल एक नाम गूंज रहा था, आराध्या, डॉक्टर आराध्या। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटे शांत घर में डॉक्टर आराध्या खिड़की के पास बैठकर मौसम का आनंद ले रही थी। उसके हाथ में एक उपन्यास था और चेहरे पर मासूम मुस्कान। वह अपनी छुट्टी का आनंद ले रही थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके नाम पर अस्पताल में क्या तूफान खड़ा हो चुका है और बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसका नाम अब एक हत्यारे के रूप में लिखा जा चुका है और उसकी किस्मत का फैसला एक झूठ, एक साजिश और एक निर्दयी आदमी के बदले ने कर दिया है। उसी समय अस्पताल में डॉक्टर आराधना अपने कमरे में सेब खा रही थी जब नर्स नंदिनी घबराई हुई अंदर आई। मैडम, बड़ी समस्या हो गई, वह मरीज मर गया। लोग तो रोज मरते हैं, डॉक्टर आराधना ने लापरवाही से कहा। एक एसीपी का भाई था मैडम, और वो बहुत गुस्से में गया है। वह कह रहा था वह डॉक्टर आराध्या को नहीं छोड़ेगा। नन्ही डर रही थी। डॉक्टर आराधना एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा हुआ। अगर पुलिस केस होगा तो रिपोर्ट में किसका नाम आएगा? डॉक्टर आराध्या का। क्योंकि ड्यूटी सूची में मैंने बदलाव कर दिया था और तुमने भी उसका नाम लिया है। हम सब बच गए। लेकिन मैडम, वो लड़की निर्दोष है, नर्स ने डरते हुए कहा। इस दुनिया में निर्दोष होना ही सबसे बड़ा अपराध है नंदिनी। डॉक्टर आराधना ने सेब का टुकड़ा कूड़ेदान में फेंका और कहा, अब जाओ और सबको यही कहना कि डॉक्टर आराध्या ड्यूटी पर थी और उसी ने ऑपरेशन करने से मना किया था। अगर किसी ने सच बोला तो नौकरी चली जाएगी। यही वो साजिश थी जिसने 2 जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक जमीन के नीचे जा चुकी थी और दूसरी एक जिंदा कब्र में जाने वाली थी 2 महीने बाद। समय का ये छोटा सा दौर कहने में भले छोटा लगे, लेकिन आराध्या के लिए ये 2 महीने 2 सदियों जैसे बीते थे। हेमंत सिंह की हवेली, जो शहर के लोगों के लिए एक शानदार महल थी, आराध्या के लिए किसी यातना गृह से कम नहीं थी। इन 60 दिनों में वह लड़की, जो कभी हंसने मुस्कुराने की आदी थी, बिल्कुल मुरझा सी गई थी। उसका रंग, जो कभी गुलाब की तरह खिलता रहता था, अब पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जो उसकी नींद न आने और लगातार रोने की गवाही दे रहे थे। हेमंत सिंह ने अपने बदले में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह उसे शारीरिक तकलीफ देता, उसका अपमान करता और उसे घर के ऐसे काम करने को मजबूर करता जिन्हें नौकर भी करने से कतराते थे। लेकिन आराध्या के होठों पर चुप्पी की मोहर लग चुकी थी। ना कोई शिकायत, ना कोई विरोध और ना ही हेमंत से दया की उम्मीद। बस एक मशीन की तरह काम करती रहती। सुबह 5 बजे से रात देर तक वह चलती फिरती लाश जैसी बनी रहती। उसका एकमात्र सहारा उसका भगवान था। जब भी उसे हेमंत के अत्याचार से थोड़ी राहत मिलती, वह मुंह हाथ धोकर भगवान के सामने बैठ जाती। गीता का पाठ और भगवान के सामने बहने वाले आंसू ही उसके लिए मरहम थे। आज भी रोज की तरह रात 10 बजे तक आराध्या सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आसन बिछाकर बैठी थी। वह गीता का पाठ कर रही थी। उसकी आवाज में गहरा दर्द और पश्चाताप था। हेमंत सिंह थका हुआ लौटा था। वह अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी उसे धीरे से मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। ये आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां आराध्या बंद थी। हेमंत के माथे पर बल पड़ गए। ये लड़की अभी तक अपने नाटक से बाज नहीं आई। वह बड़बड़ाया। उसे आराध्या की पूजा पाठ से भी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि एक हत्यारे को ये अधिकार नहीं है कि वे इतने शांत मन से भगवान को याद करे। वह गुस्से में तेज कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और बिना खटखटाए दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए रुक सा गया। आराध्या सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसके सामने गीता खुली हुई थी और वह आंखें बंद करके धीरे धीरे पढ़ रही थी।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हेमंत को उसके चेहरे का ये सुकून बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर से ठोकर मारी। आराध्या घबरा गई। गीता गिरने ही वाली थी। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। वह डर भरी नजरों से हेमंत को देखने लगी। आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या कर रही हो? हेमंत उसके सामने खड़ा गरजा। किसे धोखा दे रही हो ये सब करके? मुझे या दुनिया को या अपने भगवान को? आराध्या ने आदर से गीता को ऊंची जगह पर रखा और फिर उसकी तरफ मुड़ी। उसने नजरें झुका ली। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। ये मेरी पूजा है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच की बात है। हेमंत ने व्यंग से हंसते हुए कहा। उसने आराध्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आराध्या को लगा उसकी हड्डी टूट जाएगी। एक हत्यारे का भगवान से क्या संबंध हो सकता है? आराध्या, तुमने मेरे भाई की जान ली है। एक हंसते खेलते इंसान को मार डाला और अब यहाँ भगवान के सामने बैठकर मासूम बनने का नाटक कर रही हो। आराध्या ने दर्द सहते हुए उसकी आंखों में देखा। 2 महीने में पहली बार उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत की थी। मैंने नहीं मारा। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। बकवास बंद करो। हेमंत ने उसे जोर से छोड़ दिया। आराध्या दीवार से जा टकराई। तुम्हारी ये बेचारगी, ये आंसू और ये पूजा मुझे और गुस्सा दिलाते हैं। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी नाटकबाज हो। तुमने अस्पताल में भी सबको बेवकूफ बनाया, अब यहाँ भी। लेकिन याद रखना, एसीपी हेमंत इतनी आसानी से धोखा नहीं खाता। मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छिपे सच को पहचानता हूँ। आराध्या ने गहरी सांस ली। वह थक चुकी थी। रोज रोज का अपमान और रोज रोज के ताने, आज उसके धोरे की सीमा टूटने लगी थी। आप एसीपी है ना हेमंत साहब? उसने अचानक पूछा। हेमंत उसके बदले हुए स्वर से चौंक गया। हाँ हूँ तो? फिर आपकी जांच इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? हेमंत को लगा जैसे उसे चुनौती दे गई हो। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गया। क्या मतलब तुम्हारा? आराध्या अब डरी नहीं। उसने दीवार का सहारा छोड़ा और सीधी खड़ी हो गई। मतलब ये कि आपको वही सच दिखाई दे रहा है जो आपको दिखाया गया है। आपने फैसला सुना दिया, सजा दे दी और मुझे अपराधी मान लिया। लेकिन क्या आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि उस रात सच में क्या हुआ था? मुझे सब पता है। हेमंत उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया था। क्या हेमंत उसकी बातों को मान चुका था या नहीं? आखिर कातिल कौन था और कौन इस सब का जिम्मेदार था? ये कहानी आगे बहुत रहस्यमयी और दिलचस्प होने वाली है। क्या सच पता चलने पर आराध्या हेमंत को छोड़कर चली जाएगी या फिर कुछ और होगा? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।